जो एनसीईआरटी के पाठ्यनिहित प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आज के वीडियो में हम हल करेंगे। तो बात करते हैं अब हम लोग अपने पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न क्या है हम बोलते जाएंगे, आप लोग नोट करते जाइएगा अगर आप लोगों को नोट करने की इच्छा है तो। 1.1 यानी पहले लेसन का पहला प्रश्न पाठ्यनिहित प्रश्न है, एनसीईआरटी के पाठ्यनिहित प्रश्न। एनसीईआरटी के पाठ्यनिहित प्रश्न में 1.1 पहला है, ठोस कठोर क्यों होते हैं। तो आप अपना उत्तर प्रारंभ कर सकते हैं कि ठोस में अवयवी कणों के बीच में मजबूत अंतराणविक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण उनके बीच की दूरी कम होती है और घनत्व अधिक होता है, इसलिए ठोस कठोर होते हैं। ये पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। 1.2 जो है वो प्रश्न भी ठोस से रिलेटेड है। 1.2 क्या कह रहा है, ये जनरल प्रश्न है, इसमें ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। 1.2 बोला है कि ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है। ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है, तो इसका उत्तर प्रारंभ होता है, आप लिखिएगा, ठोसों में अवयवी कणों के बीच में मजबूत अंतराणविक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण उसके कण एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं, इसलिए उसका आयतन निश्चित होता है। क्लियर। चलिए 1.3 की बात करते हैं। तो 1.3 में हम लोग को चलना पड़ेगा कि यहां पर आप लोग को बोला गया है कि निम्नलिखित को अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस में बांटे। तो आपका आंसर चालू होगा, तो इसमें दो पार्ट बनाने पड़ेंगे। कौन कौन, एक बनाना पड़ेगा क्रिस्टलीय और एक बनाना पड़ेगा अक्रिस्टलीय। ठीक है, क्रिस्टलीय का आकार निश्चित होता है और अक्रिस्टलीय का आकार अनिश्चित होता है। पहला दे रहा है पॉलीयूरिथेन। पॉलीयूरिथेन जो है अक्रिस्टलीय होगा, पॉलीयूरिथेन बहुलक है, ये बहुलक है तो अक्रिस्टलीय होगा। पॉली शब्द आ गया, पॉली जहां आएगा वो अक्रिस्टलीय होगा। दूसरा है नेफ्थेलीन। तो नेफ्थेलीन बाबू क्रिस्टलीय में आएगा, नेफ्थेलीन, बिकॉज नेफ्थेलीन अपवाद तो है लेकिन इसकी संरचना निश्चित होती है। ये ठोस का अपवाद है, ये वाष्पशील होता है, नेफ्थेलीन है, कपूर है, लेकिन ये आणविक ठोस का उदाहरण है। क्रिस्टलीय ठोस में भी ये किसका उदाहरण है, आणविक का। अगला है आपका बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल भी जो है क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। बेंजोइक अम्ल क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। और उसके बाद बोल रहे टेफ्लॉन। टेफ्लॉन भी बहुलक है तो यह क्रिस्टलीय हो जाएगा। और अगला बोल रहे पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट जो होगा वो भी क्रिस्टलीय हो जाएगा। और सेलोफेन, जो सेलोफेन है वो भी क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय हो जाएगा, बिकॉज ये बहुलक है। और पॉलीविनाइल क्लोराइड ये भी बहुलक है तो ये भी क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। रेसा कांच बोल रहे हैं तो रेसा कांच जो है, कांच तो शब्द आ गया, पहले आप पहचान गए कि ये क्या हो गया, अक्रिस्टलीय। उसके बाद तांबा है, तांबा तो आपका क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस है। तो ये आपके 1.3 का आंसर हुआ। 1.4 की बात करते हैं। 1.4 क्या बोल रहा है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है, तो गौर से सुनिएगा, इसका उत्तर आप लिखना चालू कीजिए। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, इसमें बहाव का गुण पाया जाता है, ये अपने दाब से भी बहने लगता है, इसलिए इसे अतिशीतित द्रव कहा जाता है। ये इसका 1.4 का आंसर होगा। 1.5 की बात करते हैं। तो 1.5 में क्या कहा जा रहा है वो देखिए। 1.5 में बोला जा रहा है, एक ठोस के अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान मान प्रेक्षित होता है। एक ठोस के अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान मान प्रेक्षित होता है। एक ठोस है, उसका सभी दिशाओं में जो मान है अपवर्तनांक का वो समान है, सभी दिशाओं में समान है, तो वो क्या हो जाएगा, समदैशिक। वो ठोस कौन सा हो जाएगा, समदैशिक। अगर समदैशिक के बाद आगे इसी में पढ़ते हैं, इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए, ध्यान दीजिए। ये अगर समदैशिक हो गया तो ये ठोस कौन सा हो गया, अक्रिस्टलीय ठोस। ये कौन सा ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस है। कंप्लीट। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगले इसी में क्या बोल रहा है कि क्या यह विदलन गुण प्रदर्शित करेगा, क्या यह विदलन गुण प्रदर्शित करेगा। तो ये अक्रिस्टलीय ठोस है तो ये विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा इसमें
विदलन विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करेगा, प्रदर्शित नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके जो सतहें, जनित सतहें वो रुखड़ी होंगी, उबड़ खाबड़ होंगी। 1.6 को बनाने से पहले इसको थोड़ा हम लोग क्लियर कर दें। और से देखिए 1.6 में आपसे कहा जा रहा है उपस्थित अंतराणविक बल के प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित ठोसों को विभिन्न समवर्गों में वर्गीकृत कीजिए। मतलब आपको क्रिस्टलीय ठोसों को विभिन्न भागों में बांटना है। इसमें अक्रिस्टलीय भी हो सकता है, क्रिस्टलीय भी हो सकता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। तो आप पहले इनके प्रकार लिख लीजिए। पहला हो जाएगा आयनिक, तब हो जाएगा आणविक, तब हो जाएगा सहसंयोजक और तब हो जाएगा धात्विक। सहसंयोजक के बाद क्या हो जाएगा? धात्विक। ठीक है, अब आगे देखिएगा। इसमें पहला क्या दे रहा है? इसमें पहला दे रहा है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट तो आयनिक है, K2SO4। पोटेशियम सल्फेट दे रहा है पहला, तो ये आयनिक है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है सल्फेट के बाद तीन तो आपका धात्विक में आ गया। तब बोल रहा है बेंजीन। बेंजीन तो आपका आ गया आणविक में, लेकिन ध्यान रखिएगा आणविक में भी ये अध्रुवीय होता है। आणविक में 3 प्रकार होते हैं, एक होता है ध्रुवीय, अध्रुवीय, H बॉन्डेड। ठीक है, तो आणविक को हम डायरेक्ट एक ही साथ रखे हैं, तो इसमें बेंजीन आया है। तो बेंजीन जो होगा वो आणविक तो है लेकिन अध्रुवीय है। इसके बाद आता है यूरिया। तो यूरिया भी आणविक में आएगा लेकिन ये ध्रुवीय होगा। यूरिया के बाद आता है अमोनिया। अमोनिया भी आणविक में आएगा लेकिन ये ध्रुवीय और H बॉन्डेड दोनों का उदाहरण है। ठीक है, गौर कीजिए। उसके बाद आता है जल। जल जो है वो भी आणविक में आएगा और ये H बॉन्डेड और ध्रुवीय दोनों का उदाहरण होगा। एक आता है जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड जो है वो आयनिक में आएगा, ZnS आयनिक हो जाएगा, जिंक सल्फाइड। अगला देखिए, अगला आपका है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट तो आपको पहले बताया गया अधातु का बड़ा अणु है, तो ग्रेफाइट आ जाएगा सहसंयोजक में। अगला है रुबिडियम। रुबिडियम धात्विक में जाएगा, रुबिडियम मतलब Rb। आर्गन, आर्गन किस में जाएगा ये बताइए? तो आर्गन अध्रुवीय में जाएगा। ये जो आर्गन है वो किस में जाएगा? अध्रुवीय में जाएगा। क्लियरली आप याद कर लीजिए, आर्गन, आर्गन किस में जाएगा? अध्रुवीय में। तो अध्रुवीय किस में जाता है? आणविक में। अगला जो है आपका वो है SiC, मतलब सिलिकॉन कार्बाइड, और ये बहुत ही पॉपुलर है SiC। ये किस में जाएगा? सहसंयोजक में। ये आपके 1.6 का आंसर था। अब 1.7 की बात करते हैं। 1.7 प्रश्न क्या बोलता है? 1.7 बोल रहा है एक ठोस A है, ठोस को A मान लिया गया है। एक ठोस A है, अत्यधिक कठोर तथा ठोस एवं गलित दोनों अवस्था में विद्युत रोधी है। मतलब एक ठोस A है वो बहुत ही अधिक कठोर है, और उसके बाद बोला है कि ये ठोस और गलित दोनों अवस्था में विद्युत रोधी है। तो दोनों अवस्था में विद्युत रोधी है तो या तो वो आणविक हो सकता है, नहीं तो सहसंयोजक हो सकता है, और अत्यधिक कठोर भी है, और इसका गलनांक भी अत्यंत उच्च ताप पर है, यानी यह अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है। तो यह किस प्रकार का ठोस होगा? तो आप याद कीजिए यही ठोस है, इसमें सहसंयोजक है जो अत्यधिक कठोर है, इसका गलनांक सबसे अधिक भी है, और ये विद्युत का कुचालक भी है। तो ये जो 1.7 है उसका आंसर केवल क्या होगा? सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस। सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस, यह आपका उत्तर हो गया किसका? 1.7 का। 1.8 की बात करते हैं। 1.8 में क्या कहा जा रहा है वो देखिए। आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं। व्याख्या करें। तो ध्यान दीजिए, आपको लिखना पड़ेगा क्या, वो गौर से लिखिएगा। आपका आंसर अब चालू होता है। चूंकि NaCl एक आयनिक ठोस है, यह ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होगा क्योंकि इसमें आयन गमन नहीं करेंगे, परंतु द्रवित अवस्था में यह विद्युत का सुचालक होगा क्योंकि द्रवित अवस्था में इनमें आयनों का गमन होने लगता है क्योंकि ये आयन में टूट जाते हैं। जैसे NaCl ठोस अवस्था में Na+, आपका उत्तर बोल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे NaCl ठोस अवस्था में Na+ और Cl- में नहीं विखंडित होता है तो यह विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ये द्रवित अवस्था में Na+ और Cl- में टूट जाता है और इसमें आयन गमन करने लगते हैं, इसलिए यह विद्युत का सुचालक होता है।
इसका आंसर कंप्लीट हुआ। अगला देखिए 1.9 है। 1.9 में आपसे सवाल किया जा रहा है कि किस प्रकार के ठोस विद्युत के चालक आघातवर्धनीय तथा तन्य होते हैं। विद्युत के चालक भी हैं, आघातवर्धनीय भी हैं और तन्य भी हैं। तो आयनिक तो आघातवर्धनीय नहीं है, भंगुर है। आणविक और सहसंयोजक क्या है? कुचालक है। धात्विक सुचालक है और आघातवर्धनीय भी है और तन्य भी है। तो 1.8 का केवल आंसर होगा धात्विक, मेटेलिक ठोस। ठीक है ना, धात्विक ठोस हो जाएगा ये कंप्लीट। अब हम लोग 1.10 पर आते हैं। 1.10 प्रश्न क्या कह रहा है वो गौर से देखिएगा। जो 10 है उसमें प्रश्न पूछ रहा है जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं। प्रश्न भी बोलते जा रहे हैं, ठीक है। जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं, तो आपका उत्तर चालू होता है क्रिस्टल जालक में प्रत्येक अवयवी कणों को जालक बिंदु के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कंप्लीट, क्या आपका उत्तर हो गया। क्रिस्टल जालक में प्रत्येक अवयवी कण को जालक बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह तो 1.10 का उत्तर हुआ। अब बोल रहा है एकक कोष्ठिका के 11 नंबर जो है वो बोल रहा है एकक कोष्ठिका के अभिलक्षणित करने वाले पैरामीटर्स के नाम बताए। तो जस्ट आपको याद दिला दे एकक कोष्ठिका कैसी होती है। एकक कोष्ठिका ये है, आपको याद होगा। और इसमें ये कॉर्नर टू कॉर्नर मिला देते हैं हम लोग। तो यहाँ एक एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष मान लीजिए और एक यहाँ पे जेड अक्ष बना दीजिए। आपको याद होगा इसका डिस्टेंस ए, इसका डिस्टेंस आप मान लीजिए ये वाई है, ये एक्स है। तो एक का मान लीजिए ये बी है और ये क्या है सी है। ए के सामने कोण क्या बनेगा अल्फा, बी के सामने क्या बनेगा बीटा और सी के सामने क्या बनेगा गामा। इसमें तीन चीजें मिल गई, अक्षीय लंबाई ए बी सी और अक्षीय कोण अल्फा बीटा और गामा। तो इसके पैरामीटर्स जो होंगे वो अक्षीय लंबाई ए बी सी और अक्षीय कोण अल्फा बीटा और गामा होंगे। ये आपको लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर में आना है और आंसर में लिखना है कि अक्षीय लंबाई मतलब ए बी सी कहां से है आपको पता चलेगा। जो परस्पर लंबवत हो सकती हैं या नहीं भी, ठीक है ना। अक्षीय लंबाई ए बी सी जो परस्पर लंबवत हो सकती हैं या नहीं भी, या नहीं मतलब ये बराबर भी हो सकती है नहीं भी हो सकती हैं। और अक्षीय कोण मतलब कौन कौन, अल्फा बीटा एंड गामा इकाई सेल के पैरामीटर हैं। आपका उत्तर कंप्लीट हो गया, ठीक है, क्लियर। चलिए गौर कीजिए। अब हम लोग 12वें नंबर की बात करते हैं 1.12। इसमें बोल रहा है कि षटकोणीय तथा एकंताक्ष इकाई सेल में अंतर लिखना है। पहला नंबर षटकोणीय मतलब HCP में बोल रहा है। HCP में तो HCP में क्या होता है वो देख लीजिए, अंतर देखना है तो आपको। HCP में आपको याद है क्यूट आवर मदर के फॉर्मूले पे आप ले जाइए। HCP में आपको क्या क्या याद है, तो A बराबर B नॉट इजिकल टू C एंड अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा बराबर क्या होता है 120 डिग्री। तो एकंताक्ष यानी मोनोक्लिनिक में क्या होगा, तो आपको याद दिला दे थोड़ा सा ट्रिक आपको बताए थे। क्यूट आवर मदर MOTHER मदर, ठीक है। तो क्यूट में CU अलग, ये 2 नंबर 1 नंबर, आवर 3 नंबर, MO 4 नंबर, T से 5 नंबर था, HE से 6 नंबर था, R से 7 नंबर। मतलब क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल, ठीक है। तो हम लोग को बात क्या करनी थी बाबू, ABC की। तो ये तो हमको याद करने का तरीका था। ABC का कैसे याद किए थे हम लोग, 0 1
22210 इसी तरह याद किए। और एंगल कैसे याद किए थे हम लोग? तो एंगल ये तीनों का समान, उसके बाद याद किए थे हम लोग BN 23, ठीक है। तो मोनोक्लिनिक कितना नंबर पे है? 4 नंबर पे है। बी का मतलब इसमें जो बीटा होगा वो बराबर नहीं होगा, यानी कि बीटा को बराबर नहीं शो करना है। और ये कितने नंबर पे है? 1 2 3 4 नंबर पे। तो यहाँ पे हम लोग याद आ रहा है 0 1 2 2 2। तो ये एंगल हो गया। मतलब 2 मतलब कोई भी बराबर नहीं है, मतलब ये A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C होगा। और अल्फा बराबर बीटा बराबर नहीं है तो गामा बराबर 90 डिग्री होगा, लेकिन बीटा नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ये किसके लिए पूरा पैटर्न है? मोनोक्लिनिक के लिए। और ये तरीका पिछले के लेक्चर में आप देख लीजिएगा, तीसरा या चौथा लेक्चर होगा। 1.13 जो है वो क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। 1.13 बोल रहा है स्पष्ट कीजिए, नहीं 1.13 नहीं बाबू, इसमें अभी दूसरा प्रश्न भी है 1.12 में। अब 1.12 के दूसरे प्रश्न को देख लीजिए क्या बोल रहा है। 1.12 का दूसरा प्रश्न जो है अंतर पूछ रहा है किसमें? FCC तथा ECC में, ठीक है। FCC और ECC में क्या डिफरेंस है? तो FCC और ECC में क्या डिफरेंस है वो देख लीजिए। तो यहाँ एक साइड में आप FCC लिख दीजिएगा और एक साइड में क्या लिख दीजिएगा? ECC, ठीक है। आपका उत्तर चालू हो रहा है, केवल उत्तर बता रहे हैं। इनमें डिफरेंस पूछ रहा है तो पहला तो आप डायग्राम बना दीजिए। डायग्राम आपको बनाने आता है, आप डायग्राम आराम से FCC का बना सकते हैं, पिछले लेक्चर क्लासेस में भी देख सकते हैं आप लोग आराम से। इसमें आप देखते हैं कि कोनों के अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र पर अवयवी कण था, ठीक है। प्रत्येक फलक पर देना है। ECC में जो है वो यदि बनाते हैं तो आपको याद रखना है ECC में कोनों के अलावा 2 विपरीत फलकों में प्रत्येक फलक के केंद्र पर होगा। तो प्रत्येक फलक के केंद्र पर होगा तो विपरीत फलक ले लीजिए, मान लीजिए लेफ्ट और राइट। ये तो पहला हो गया। दूसरा पॉइंट अगर इसमें आप लिखना चाहते हैं, दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिए, इसमें 6 फलकों के केंद्र पर अवयवी कण रहता है, लेकिन इसमें केवल 2 विपरीत फलकों के केंद्रों पर अवयवी कण रहता है। ये दूसरा डिफरेंस लिख लोगे। तीसरे में लिखिएगा तो इसमें कुल जालक बिंदु कितने हैं? तो 8 और 6 14। तो आप लिख सकते हैं इसमें कुल जालक बिंदु 14 है, इसमें कुल जालक बिंदु 8 2 10। अगला इसमें चौथा नंबर में क्या लिख सकते हो? तो इसमें कुल परमाणु 4 हैं। 4 कहां से? तो 8 कोने पर है, तो 8 गुणे 1/8 बराबर 1, और फलक के केंद्र पर है तो 6 गुणे 1/2 यानी 3। तो आपका आंसर होगा चौथे में कि इसमें कुल परमाणु 4 हैं और इसमें लिखेगा कि इसमें कुल परमाणु 2 हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा नंबर। अब 13 नंबर की बात करते हैं हम लोग। 13 नंबर जो प्रश्न है वो आपसे कह रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि एक घनीय इकाई सेल में कोने तथा अंतः केंद्र पर उपस्थित परमाणु का कितना भाग सन्निकट कोष्ठिका से सहभाजित होता है, ठीक है। तो कोने पर जो सहभाजिता है, तो कोने पर सहभाजिता यानी योगदान बराबर सहभाजिता बराबर कितना हो जाएगा? 1/8। ध्यान दीजिए। और दूसरा नंबर में अंतः केंद्र पर योगदान पूर्ण होता है। योगदान बराबर क्या होगा? पूर्ण। उसमें कोई भी काट छांट नहीं है। जैसे कि पिछले लेक्चर वीडियो में हम बताए हैं कि अगर अंतः केंद्र पर है तो उसका योगदान पूर्ण होता है, कोनों पर है तो उसका योगदान 1/8 होता है, फलक के केंद्र पर है तो उसका योगदान 1/2 होता है, और किनारे के केंद्र पर है तो उसका योगदान 1/4 होता है। आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। 1.14 है, उसको देखिए। एक अणु की वर्ग निविड संकुलित संरचना में द्विविमीय उपसंयोजन संख्या क्या है? वर्ग निविड संकुलित संरचना द्विविमा में देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये द्विविमा में गोलों को सजाए। अब एक गोला ये ले लीजिए, इस गोले के संपर्क में कितने गोले हैं? 1 2 3 4 वर्ग बनता है। तो इसमें समन्वय संख्या कितनी होती है? 4, ठीक है। तो आपका उत्तर जो होगा इतना होगा कि SCP में, SCP मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वर्गीय सीमित पैकिंग में समन्वय संख्या बराबर 4, समन्वय संख्या बराबर 4 होगी, ठीक है। और वर्ग कीजिएगा 1.15 क्या बोल रहा है? 1.15 में बोल रहा है एक यौगिक षटकोणीय निविड संकुलित संरचना बनाता है। इसके 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? उनमें कितनी रिक्तियां चतुष्फलकीय हैं, ठीक है। यानी HCP में बोल रहा है 0.5 मोल में, HCP में 0.5 मोल में
0.5 मोल में, क्या क्वेश्चन बोल रहा है वो लिख रहे हैं, 0.5 मोल में कुल रिक्तियां। तो कुल रिक्तियां का मतलब O प्लस टी बराबर वाट, एंड टी बराबर भी वाट पूछ रहा है। O मतलब अष्टफल की रिक्तियां, टी मतलब चतुष्फल की रिक्तियां, और ये टी मतलब चतुष्फल। यानी HCP में 0.5 मोल में टोटल रिक्तियां कितनी होंगी और चतुष्फल की कितनी होंगी, ये बताना है आपको। बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिए। चूंकि एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, तो एक मोल में परमाणु बराबर, एक मोल में परमाणु बराबर कितने होते हैं बाबू, एवोगाड्रो संख्या के बराबर 6.022 गुणे 10 के पावर 23। तो एक मोल में इतना होगा, तो आधा मोल में कितना होगा, तो देयरफॉर 0.5 मोल में परमाणु बराबर आधा हो जाएगा। अगर इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आधा हो जाएगा। स्पष्ट देखिए, एक मोल में इतना परमाणु है तो आधा मोल में कितना होगा, तो इसका आधा, तो बराबर ये हो गया 3.011 गुणे 10 के पावर 23। ठीक है। अब याद कीजिए पुराना फॉर्मूला कि यदि किसी इकाई सेल में कुल परमाणुओं की संख्या n है तो अष्टफल की रिक्तियां O बराबर भी n होती हैं और T बराबर क्या होती है 2n। तो यहाँ पर कुल परमाणु मिल गए आपको, इतने हैं 0.5 मोल में। तो 0.5 ही में पूछ रहा है तो इसमें लेके चलना है। 0.5 में पूछ रहा है तो इतने परमाणु है, तो इतने परमाणु है तो अष्टफल की रिक्तियां भी इतनी ही हो जाएंगी, परमाणु की संख्या के बराबर, कणों की संख्या के बराबर, और चतुष्फल की रिक्तियां इसकी क्या हो जाएंगी, दुगनी, और फिर दोनों को ऐड करना है। तो देयरफॉर ध्यान दीजिए, O की संख्या मतलब अष्टफल की रिक्तियों की संख्या बराबर हो गया इतना ही 3.011 मल्टीपल 10 द पावर 23, और T की संख्या बराबर क्या होगा, T की संख्या बराबर इसका दुगना, तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2n है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 मल्टीपल 3.011 गुणे 10 द पावर 23। ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 6.022 मल्टीपल 10 द पावर 23 अगेन आ जाएगा। तो देयरफॉर कुल रिक्तियां कितनी होंगी वो देखिएगा। कुल रिक्तियां बराबर हो जाएंगी, दोनों को जोड़ दो, O प्लस टी बराबर ये 3.011 गुणे 10 के पावर 23 प्लस 6.022 मल्टीपल 10 द पावर 23। देखिए दोनों में 23 कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बचेगा 3.011 प्लस 6.022, और आप 10 द पावर 23 कॉमन निकाल लिए हैं। और अगर इसको ऐड करते हैं तो ये ऐड करते हैं तो कितना आएगा 9.033 मल्टीपल 10 द पावर 23। कुल रिक्तियां भी निकल गई, सारी चीजें निकल गए। अब हम लोग बात करते हैं 1.16 की। ये भी एक न्यूमेरिकल टाइप है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम 1.16 बना रहे हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, सारी चीजें पहले बता चुके हैं, आप लोग उम्मीद करते हैं उतार चुके होंगे। तो अब देखिए गौर से 1.16 क्या बोल रहा है वो देखिए, 1.16। ठीक है, 1.16 बोल रहा है एक यौगिक में दो तत्व M और N है, मतलब दो तत्व हैं कौन कौन, M तथा N। ठीक है, यौगिक में दो तत्व M और N है, तत्व M CCP में है, ये N जो है वो CCP में है। ठीक है, और जो यहां पर आपका M है वो चतुष्फल की रिक्तियों का 1/3 भाग लेता है, तो M T का 1/3 भाग ग्रहण करता है। ठीक है, तो अब आपको लेके चलना है, मानना पड़ेगा यहाँ पे NCCP में। तो मान लीजिए, माना कि N परमाणु की संख्या बराबर x y z कुछ भी मान लीजिए, संख्या बराबर कितनी हो गई x। ठीक है, n परमाणु की संख्या आपने कितनी मान ली x। जब n परमाणु की संख्या x मान ली तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू रूल पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से अष्टफल की रिक्तियां O बराबर भी x होंगी और चतुष्फल की t बराबर कितनी होंगी 2x। कंप्लीट है इतना। अगला चीज देखिएगा यहाँ पर 2x होने के बाद अब बोल रहा है कि n परमाणु, तो n परमाणु की संख्या तो आप x मान लिए, अब m परमाणु की संख्या बराबर, m परमाणु की संख्या निकालना है तब ना अनुपात निकलेगा। n परमाणु की संख्या बराबर m परमाणु की संख्या बराबर चतुष्फल की रिक्तियों का 1/3 भाग लिया है। चतुष्फल की रिक्तियां कितनी है 2x, 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.3 मल्टीपल 2x। ठीक है, बराबर 2x बटा में क्या हो जाएगा 3। कंप्लीट। तो ये आपको n परमाणु x हो गए और m परमाणु कितने हो गए 2x बटा में 3। देयरफॉर आप m बटा n अनुपात निकाल लीजिए, m बटा n बराबर या n बटा m निकाल लीजिए, m बटा n, तो ये 2x बटा में क्या हो गया 3, अब बटा में क्या हो गया x कैंसिल हो गया 2 बटा में 3। तो देयरफॉर m और n का अनुपात कितना हो गया, m अनुपात n बराबर हो गया 2:3।
यानी देयरफॉर यौगिक का सूत्र बराबर, तो यौगिक का सूत्र बराबर, ध्यान दीजिए, यौगिक का सूत्र बराबर m कितना है 2, m2, n कितना है 3, n3, दैट इज योर आंसर। ये यौगिक का सूत्र हो गया। कितना नंबर एक प्रश्न हम लोग का हल हुआ? ये हम लोग का हुआ 16 नंबर। ठीक है, 16 नंबर के बाद 17 नंबर भी बहुत इजी है, उसको देख लीजिए। 1.17 में आपसे क्या पूछ रहा है? संकुलन क्षमता पूछ रहा है। बोला है कि निम्नलिखित में किस जालक में उच्चतम संकुलन क्षमता है? तो पहला नंबर HC दिया है और दूसरा नंबर जो है वो दिया है BCC और तीसरा नंबर दिया है HCP। ठीक है, तो इनकी संकुलन क्षमता पहले आप बता दीजिए। तो HC का तो 52.4% होता है, BCC का कितना होता है 68% होता है, और HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो आपको पहले बताए थे कि FCC, HCP और CCP की समन्वय संख्या भी बराबर होती है, और संकुलन क्षमता का जो कैलकुलेशन का मान जो रिजल्ट है वो भी क्या होता है? बराबर होता है। निकालने का तरीका भले थोड़ा अलग हो, लेकिन रिजल्ट क्या होता है? बराबर होता है। तो इसमें भी 70 कितना परसेंट? 74%, राइट। अब आप बताइए इसमें कौन सबसे ज्यादा है? तो HCP में संकुलन क्षमता सबसे ज्यादा है। और ये जो परसेंट लिखे हैं इसके बाद वाला जो भाग है वो सब क्या है? रिक्त है। तो अगर रिक्त परसेंट बोलेगा कि रिक्त परसेंट किसमें ज्यादा है, तो रिक्त परसेंट सबसे ज्यादा SC में होगा, क्योंकि 100 में से इतना घटाओगे तो सबसे ज्यादा मिलेगा। और सबसे कम रिक्त परसेंट किसमें होगा? HCP यानी CCP यानी कि FCC में होगा, क्योंकि 100 में से 74 घटाओगे तो 26%। तो इसमें 26% रिक्त है, इसमें 32% है। ये जो संकुलन क्षमता है ये भरे हुए परसेंट का भाग है। आपका उत्तर केवल इसमें इतना ही था। 1.18 में क्या दिया हुआ है? देखिए 1.18 में दिया हुआ है एक तत्व का मोलर द्रव्यमान यानी m आपको दे दिया है। m बराबर दिया है 2.7 गुणे 10 के पावर -2 किलोग्राम प्रति मोल, और उसके बाद a बराबर दिया है 405 पिकोमीटर। इसको मीटर में बदल दीजिए तो 405 गुणे 10 के पावर -12 मीटर, और कन्वर्ट करोगे तो 4.05 मल्टीपल 10 द पावर -10 मीटर। पॉइंट इधर 2 अंक के बाद लगाए तो ये बढ़ गया। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, इसी में बोल रहा है भुजा वाले घनीय का कोष्टिका बनाता है यदि इसका घनत्व तो D बराबर दिया है, D बराबर दिया है 2.7 गुणे 10 के पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो घनीय का कोष्टिका की प्रकृति पूछ रहा है, प्रकृति यानी Z बराबर क्या होगा? वाट। Na बराबर तो सबको पता है, वो गाड्रो संख्या कितना होता है? 6.022 मल्टीपल 10 द पावर 23। अब वर्क कीजिए, घनत्व का फॉर्मूला लिखे, चूंकि D बराबर क्या होता है? D बराबर होता है Zm बटा में Na इंटू AQ। तो देखो Z बराबर क्या हो जाएगा? तो D इंटू Na इंटू AQ और बटा में M। अब D का वैल्यू रखिए, D का वैल्यू कितना है? 2.7 गुणे 10 के पावर 3 गुणे Na का 6.022 गुणे 10 के पावर 23 गुणे AQ का है 4.05 मल्टीपल 10 द पावर -10 का होल क्यूब हो जाएगा। ये क्यूब है तो बटा में m का मतलब आणविक द्रव्यमान 2.7 गुणे 10 के पावर -2। अब यदि आपको इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करके वैल्यू निकालते हैं, थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, समय ज्यादा लग जाएगा, इसलिए हम इसका डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं। लगभग बराबर 3.99 आएगा जो कि 4 के बराबर होगा। जब ये 4 के बराबर हो गया तो ये क्या होगा? FCC होगा या घनीय निविड संकुलित एकक कोष्टिका होगा। तो देयरफॉर यह FCC या घनीय निविड संकुलित इकाई सेल है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 जेड यानी कुल परमाणु की संख्या आती है तो FCC होगा, CCP होगा या HCP होगा। ठीक है, तो घनीय निविड संकुलित संरचना एक ही बार लगा दिए। 1.19 क्या बोल रहा है वो देखिएगा। 1.19 में बोल रहा है जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, पहला प्रश्न ये था कि जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न हो सकता है। तो जब भी किसी ठोस को गर्म करते हैं तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है? रिक्तिका दोष। तो इसमें दोष जो उत्पन्न होगा उसका नाम क्या है? रिक्तिका दोष उत्पन्न हो गया। अब इसी में क्वेश्चन ऐड किया है कि इससे कौन से भौतिक गुण प्रभावित होते हैं और किस प्रकार। तो इससे घनत्व क्या होता है? कम हो जाता है। आप लिख लीजिएगा, इससे घनत्व कम हो जाता है। क्यों होता है? तो इसके आगे लिखिएगा क्योंकि इसमें कुछ अवयवी कण अपने स्थल से अनुपस्थित हो जाते हैं।
आगे आपका बोल रहा है 1.20 में निम्नलिखित किस प्रकार का स्टोइकोमेट्री दोष दिखाते हैं। तो पहला नंबर दिया है ZNS। तो ZNS में कौन सा दोष होता है, फ्रेंकेल दोष होता है। फ्रेंकेल दोष आप देख सकते हैं। और जो 2 नंबर है, 2 नंबर में दिया है AGBR। AGBR में कौन सा दोष होता है, तो AGBR में फ्रेंकेल दोष, यानी फ्रेंकेल प्लस शॉर्टकी दोनों दोष होता है। ठीक है, तो फ्रेंकेल प्लस शॉर्टकी दोष दोनों हो गया किसमें, 1.20 में। अब बोल रहा है 1.21 में बोल रहा है समझाएं कि एक उच्च संयोजी धनायन को अशुद्धि की तरह मिलाने पर आयनिक ठोस में रिक्तिकाएं किस प्रकार प्रविष्ट होती हैं। समझाएं कि एक उच्च संयोजी धनायन को अशुद्धि की तरह मिलाने पर आयनिक ठोस में रिक्तिकाएं किस प्रकार प्रविष्ट होती हैं। राइट, उच्च संयोजी धनायन को अशुद्धि की तरह मिलाने पर आयनिक ठोस में रिक्तिकाएं किस प्रकार प्रविष्ट होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप लिख लीजिएगा कि इसमें अशुद्धता दोष उत्पन्न होता है। इसमें अशुद्धता दोष उत्पन्न होता है, बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए। ठीक है ना, इसमें अशुद्धता दोष उत्पन्न होता है। इसमें अशुद्धता दोष उत्पन्न होता है, फुल स्टॉप के बाद लिखेगा जब उच्च संयोजकता वाले धनायनों द्वारा, फुल स्टॉप के बाद जब छोड़ दीजिएगा, जब मत लगाइएगा, फुल स्टॉप के बाद लिखेगा उच्च संयोजकता वाले धनायनों द्वारा निम्न संयोजकता वाले 2 या अधिक धनायन प्रतिस्थापित होते हैं, जिससे उदासीनता कायम रहती है। ठीक है, कैसे, तो जैसे में आप उदाहरण में लिखेगा, उदाहरण आपका लिखने वाला है, जैसे में आप लिखेगा, जैसे NaCl में SrCl2, तो इसको याद कीजिए आप, Na प्लस और Cl माइनस का आप बनाए थे चार्ट, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, इस तरह आप बना लीजिए, Cl माइनस Na प्लस और Cl माइनस, इस तरह आप इसको पढ़ते जाइए, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, ये हो जाएगा Cl माइनस Na प्लस, ये हो जाएगा Na प्लस Cl माइनस, ये हो जाएगा Cl माइनस Na प्लस। अब इसमें आपको SrCl2 डालना है। SrCl2 जब डालोगे तो SrCl2 डालोगे तो SrCl2 किसमें कन्वर्ट होता है, SrCl2 Sr2 प्लस, ये माइनस होता है, 2 प्लस धनायन आएगा। मान लीजिए यहाँ सोडियम की जगह पे Sr2 प्लस आ गया, तो Sr2 प्लस आ गया, तो 1 प्लस की जगह पर 1 से अधिक वाला धनायन आया है, 2 प्लस वाला है, तो एक यहाँ पे धन छिद्र बन जाएगा ये। ठीक है, ये धन छिद्र बन गया। अब ध्यान दीजिए, इसीलिए हम आपको क्या लिखा है, ये उच्च संयोजकता वाला धनायन है जो आया है, तो 2 को Na प्लस हटाया है, तो एक आया है तो 2 को हटाया है, 2 को आएगा तो कई हटाएगा, 4 हटाएगा। तो इतनी बातों को ध्यान रखिएगा। इसी चीज को हम लैंग्वेज में लिखवाए हैं कि उच्च संयोजकता वाले धनायन द्वारा निम्न संयोजकता वाले 2 या अधिक धनायन प्रतिस्थापित होते हैं, जिससे उदासीनता कायम रहती है, यानी प्लस और माइनस दोनों का आवेश संतुलित रहता है, हालांकि इसमें धन छिद्र बन जाता है। ये हुआ आपका उत्तर इसका। अब 1.21 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लिए होंगे उम्मीद है। इसमें फिर से लैंग्वेज जो रिपीट किए हैं उसको रिवर्स करके पॉज करके देख लीजिएगा। और अब हम लोग अंतिम चरण में आ रहे हैं, 24 के नजदीक आने वाले हैं। तो अब आप लोग देखिए 1.22 क्या होता है। ठीक है, तो 1.22 में क्या होता है वो देखिएगा गौर से। 1.22 में आपको बोला गया है जिन आयनिक ठोसों में धातु आदि के दोष के कारण ऋणायनिक रिक्तिका होते हैं, उसे उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाएं। ठीक है, ऋणायनिक रिक्तिका हो रहा है मतलब F सेंटर का निर्माण होगा, इसको उदाहरण के द्वारा समझाना है। तो आप स्पष्ट लिख सकते हैं कि जब NaCl को सोडियम वाष्प में गर्म करते हैं तो कुछ Cl माइनस आयन अपने जालक स्थल को छोड़कर विस्थापित हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिखवा सकते हैं इस तरह, जब NaCl को Na के वाष्प के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज बोल रहे हैं, लिख लीजिएगा। जब NaCl को Na के वाष्प के साथ गर्म करते हैं तो कुछ Cl माइनस आयन अपने जालक स्थल को छोड़कर
प्रतिस्थापित हो जाते हैं, जिससे ऋण छिद्र बनता है जो कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और विद्युतीय संतुलन कायम रहता है और क्रिस्टल हल्के पीले रंग का हो जाता है। कैसे हो, ध्यान दीजिए। NaCl का क्रिस्टल बने, यहाँ पे एक मैजिक को समझ दीजिएगा। NaCl का क्रिस्टल बने, पहले Na+Cl- Na+Cl- बनाते जाइए। बहुत ही बिजोड़ मैजिक है, यहाँ पे गौर से देखिएगा। यहाँ भी आपने Na+Cl- Na+ एकदम धड़ाधड़ इसको बनाइए ग्राफ को, ठीक है। देखिएगा प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस आना चाहिए। गौर कीजिए। अब इसको सोडियम के वाष्प के साथ गर्म करेंगे, तो जब सोडियम वाष्प के साथ गर्म करेंगे तो देखिए, जब सोडियम वाष्प के साथ गर्म करेंगे तो इसका क्या होगा, ये टूटकर बनाएगा Na+, एक इलेक्ट्रॉन देगा। जब भी किसी धातु को गर्म करते हैं तो क्या बनाता है, धनायन इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। आयनन विभव में आप पढ़े होंगे। तो जब Na वाष्प के साथ ही गर्म क्यों किए वो देखिए। तो जब Na को वाष्प के साथ गर्म किए तो ये जो Na+ इलेक्ट्रॉन दिया है, यहां से अब एक Cl हटेगा तो ऋण छिद्र बन जाएगा। अब ये Cl गया कहां, यहां से जो Cl- गया है वो इस Na+ के साथ मिलेगा और यहां पर बना लेगा NaCl, यानी ये उदासीन हो गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर बना है Na वाष्प का सोडियम के देने से, वो इलेक्ट्रॉन यहां आकर फिलअप हो जाएगा और ये F सेंटर बन जाएगा, ठीक है। तो आपको लिखना तो इतना ही है फिगर वाला, ये जो आपको समझाने के लिए लिखे। तो ये Cl- गया कहां वो बताने के लिए आपको बताया कि वो कहां गया, और ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया वो भी आपको दिखाने के लिए किए। तो जब आप लोग NaCl को Na के वाष्प के साथ गर्म करते हैं तो कुछ Cl- आयन अपने जालक स्थल को छोड़कर प्रतिस्थापित हो जाते हैं, जिससे ऋण छिद्र बन जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, और इसलिए यह जो क्रिस्टल होगा हल्के पीले रंग का हो जाता है। कंप्लीट। तो इतनी बातें आप ध्यान में रखिए, फिर अगली बातों को ध्यान रखिए। 1.23 को देखिए। 1.23 क्या कर रहा है, 1.23 में बोला है कि वर्ग 14, तो ध्यान दीजिएगा 13, 14 और 15 तीन को डाल लिया हम, ठीक है ना। वर्ग 14 बोला है। वर्ग 14 के तत्व को n प्रकार के अर्धचालक में, मतलब इसको n टाइप में बदलना है। किसको, वर्ग 14 को n टाइप के अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्धि द्वारा अपमिश्रित करके रूपांतरित करना है। यह अशुद्धि किस वर्ग से संबंधित होनी चाहिए, तो n टाइप में बदलना है तो इससे उच्च होनी चाहिए, मतलब आगे वाली होनी चाहिए, मतलब इसमें वर्ग 15 को डालना पड़ेगा। अगर p टाइप बोलता तो किसको डालना पड़ता, वर्ग 13 को, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, n टाइप। तो वर्ग 14 में किस वर्ग का अशुद्धि डालोगे कि n टाइप बनेगा, तो वर्ग 15 का। तो ठीक है, तो इसका आंसर केवल होगा वर्ग 15 से। जो अशुद्धि होगी वो किससे संबंधित होगी, वर्ग 15 से। अगला देखिए, अगला जो 24 नंबर है 1.24, वो क्या बोल रहा है वो देखिएगा। 1.24 में कहा जा रहा है कि किस प्रकार के पदार्थों से अच्छे स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं, लौह चुंबकीय या फेरी चुंबकीय। अपने उत्तर का औचित्य बताएं। तो औचित्य हम लिख रहे हैं, सबको पता है लौह चुंबकीय अच्छे चुंबक बनते हैं, यानी फेरो चुंबकीय क्यों बनते हैं उसका उत्तर भी हम आपको लिखवा रहे हैं। लिखना चालू कीजिए। लौह चुंबकीय पदार्थ अच्छे चुंबक बनाते हैं क्योंकि इनमें धातु आयन छोटे क्षेत्रों में व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें डोमेन कहते हैं। प्रत्येक डोमेन सूक्ष्म चुंबक के रूप में कार्य करता है। ये डोमेन अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। जब इन पर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं तथा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। अब ये जो आपके 24 प्रश्न थे, 24 के 24 प्रश्न हो गए। ये आपको असाइनमेंट में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी डाल दिए हैं और अपने शुरू के सेकंड या थर्ड वीडियो में भी ये असाइनमेंट के डाल चुके हैं प्रश्न। जिनके पास नहीं हो वो इसको देखकर निकाल सकते हैं पुरानी वीडियोस में से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे निरंतर जुड़े रहे।